हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 12th का लेक्चर नंबर 8 और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ और गॉस लॉ की कंडीशंस। ये सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आज सबसे पहले करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ it states that the total of electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught the net charge enclosed by the surface। इसको समझते हैं सबसे पहले कि गॉस लॉ क्या है। इट सेज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught the net charge enclosed by the surface। That means इसका मतलब क्या हुआ कि phi net is equal to q by epsilon naught। phi net is equal to q by epsilon naught। तो यहाँ पे phi net या phi total flux, total electric flux, that is your phi। फ्लक्स वाले चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है फाइव फ्लक्स के बारे में, डिटेल स्टडी करी हुई है फ्लक्स की। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, और सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है। दैट मीन्स 3 डायमेंशनल सरफेस होनी चाहिए वो मेरी, और वो कैसी होनी चाहिए? क्लोज सरफेस होनी चाहिए। दिस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट and the net charge enclosed by the surface। सपोज इसके अंदर कोई चार्ज है तो यहाँ पे Q इनसाइड हो जाएगा, where Q in is मतलब Q inside, charge inside the surface, charge inside the surface। तो Q in हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आपको सबको पता है, दैट इज परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है 8.85। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू हो गई मेरी, एंड दिस इज योर टोटल फ्लक्स विच इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस and the epsilon naught which is the permittivity and phi is flux। और ये चार्ज कौन सा चार्ज लेना है मेरा? जो सरफेस के अंदर होता है उस चार्ज को लेना है मैंने। सो दैट विल बी दी टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इलेक्ट्रिक, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है क्लोज सरफेस की, दैट इज इक्वल टू 0 इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है सरफेस पे। एंड गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। आगे कुछ एक कंडीशंस करते हैं हम, कुछ एक कंडीशंस फॉर गॉस लॉ करते हैं। कंडीशंस ऑफ गॉस लॉ। कंडीशंस फॉर गॉस लॉ। इसकी सबसे पहली कंडीशन आ जाती है मेरे पास, गॉसियन सरफेस
गॉसियन सरफेस क्या है मेरी? गॉसियन सरफेस क्या है मेरी? एक इमेजिनरी सरफेस है, दैट इज द इमेजिनरी सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, कैन नॉट पास थ्रू पॉइंट चार्ज, कैन नॉट pass through point charge, cannot pass through point charge. गॉसियन सरफेस मेरी पॉइंट चार्ज के थ्रू पास नहीं हो सकती. सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, से दिस इज माई पॉइंट चार्ज, और गॉसियन सरफेस जो है वो इसके अराउंड लगेगी, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगेगी, एंड विच शुड बी सिमेट्रिकल, और वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए. अगर क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसकी जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो एक सिमेट्रिक बनेगी, दैट मीन्स वो एक स्फीयर हो जाएगी. लेकिन जो गॉसियन सरफेस है वो पॉइंट चार्ज में से नहीं निकलेगी, दैट मीन्स वो इस तरह से नहीं निकलेगी. ये अगर मैं कहूँ कि इस तरह से निकाल दूं गॉसियन सरफेस, तो वो गॉसियन सरफेस इस तरह से नहीं निकलेगी मेरी. राइट, सो दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशन फॉर गॉस लॉ. सेकेंड की ओर चलते हैं. सेकेंड कंडीशन इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and area vector, and area vector must be same at all points of the surface, at all points of the surface. और एंगल जो होना चाहिए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर से डी ए वेक्टर, दैट शुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस. कोई भी सरफेस, सपोज मैंने ये सरफेस ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर ले लेता हूँ कोई, उनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर, यहाँ पे से आई हैव दिस एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? सब जगह सेम रहेगा, दैट विल बी सेम. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में चलते हैं. द क्लोज्ड सरफेस should be symmetric about charge distribution, about charge distribution. That means अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो इसका जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मीन्स जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा. और अगर मेरे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, एंड इट विल बिकम ए सिलेंडर. और ये क्या बन जाएगा? मेरा एक सिलेंडर बन जाएगा. आगे अगर बात करें प्लेन शीट की, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी. क्यूब का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्यूब का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज इसके अंदर सपोज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस तरह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरा इक्वल, सिमिलर होगा, सिमेट्रिक होगा. दैट शुड बी सिमेट्रिक. यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, और इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है
कि जो क्लोज सरफेस है वो आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आगे हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। गॉस लॉ की डेरिवेशन, अ चार्ज Q at the center of sphere having radius capital R and sphere is a closed surface। किस तरह से, मेरे पास ये एक चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, से दिस इज ए पॉजिटिव, ए चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ये मेरा कोई स्फीयर है ऑफ S यहां पे, और इसका रेडियस क्या है R, इट्स रेडियस इज से R। यहां पे मैं एक एरिया वेक्टर ले लेता हूं dA, और यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दिस इज माई dA वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू दिस है। एंड सिमिलरली इफ आई टेक एरिया वेक्टर, यहाँ पे एक dA वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इन दिस साइड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर ले रहा हूँ, दिस इज dA वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी। इसी तरह से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, here all are dA vectors, all are what, dA vectors, and this is your electric field। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज डिफरेंट इन ऑल दीज ऑल प्लेसेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मेरे सारे क्या हैं, मेरे dA वेक्टर हैं, एरिया वेक्टर जो मूव कर रहे हैं, और दे आर ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे अगर बात करते हैं, d फाई इज इक्वल टू, यहां पे मेरे को नेट फ्लक्स फाइंड करना है, d फाई विल बी इक्वल टू E vector dot dA vector, E vector dot dA vector will be equal to E dA cos theta, this will be equal to E dA cos theta, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पे E dA क्या हो जाएगा, cos 0, because थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री, एंड cos 0 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू E dA, एंड दिस इज इक्वल टू माई d फाई, दिस इज व्हाट, दिस इज d फाई। अब ये तो रहा मेरे एक स्मॉल एरिया वेक्टर के लिए। अब इस पूरे स्फीयर के लिए मेरे को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू नाउ इंटीग्रेट ऑल दीज थिंग्स। सो इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेशन कर लो, ऑन इंटीग्रेशन, so this will be phi will be equal to integration of d phi, which will be equal to E dA इंटीग्रेशन। और ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं सर्कल एक। अब ये सर्कल क्या करता है, शो करता है कि दैट इट इज ए क्लोज सरफेस एंड इंटीग्रेशन हो रही है इसकी। यहाँ पे E क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, और यहाँ अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, dA, एंड हियर विल बी क्लोज सरफेस।
और then phi will be equal to what? Phi will be equal to E and this will be पूरे स्फीयर का जो एरिया होएगा that will be A E A, so E is equal to K Q अपॉन R स्क्वेयर और एरिया किसके बराबर है 4 पाई R स्क्वेयर। R कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे बिकॉज हमने रेडियस कैपिटल लिया हुआ है, सो दिस विल बी 4 पाई R स्क्वेयर और K की वैल्यू क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वेयर से R स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और साथ में यहाँ पे 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद हियर इट इज Q ऑल्सो, सो दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा क्या आ गया फाई नेट, सो फाई नेट विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज द गॉस लॉ, which is Gauss law, which is Gauss law, which is Gauss law। अभी हमने पढ़ा कि Gauss law is independent of shape and size, Gauss law is independent of shape and size। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस स्फीयर को मैं गॉसियन सरफेस को मैं क्या करता हूं इंक्रीज कर देता हूं और इसका जो रेडियस है से दिस रेडियस इज 2r, से दिस रेडियस इज 2r और जब आप इसको 2r पुट करोगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 2r इसको सॉल्व करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन, फाई नेट और फाई टोटल विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर आप इसको और इंक्रीज कर देते हो और आप बोलते हो कि ये जो रेडियस है this radius is 4r and then again putting these values in this expression you will get the same expression Q net is equal to Q by epsilon naught, so therefore it is independent of shape and size। here I am talking about right now size, कि size अगर r है 2r है 4r है then it will also remain the सेम। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी फाई नेट की दैट मीन्स फ्लक्स की, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दैट विल रिमेन Q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q क्या है मेरा Q इनसाइड है यहाँ पे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। आगे हम करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उससे पहले जरा मैं बोर्ड मिटा दूं। Now this is my application of Gauss law। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinitely long straight uniformly charged wire। मेरे पास फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ले लेते हैं इस तरह से, ये क्या है चार्ज्ड वायर है, व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है जी। तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, गॉसियन सरफेस विल बी समथिंग लाइक दिस, इसके अराउंड इस तरह से गॉसियन सरफेस। सिमिलरली ये सारे इस तरह से गॉसियन सरफेस बनते 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 एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये शेप ले लेगा एक सिलेंडर की, बिकॉज दिस इज ए
यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, और ये स्ट्रेट वायर है। यहाँ पे जो इसका रेडियस, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम L, और इसका रेडियस ले लेते हैं हम R, इस रेडियस से दैट इज R, यहां से लेके यहां तक का रेडियस दैट इज R। अब जो एरिया वेक्टर है दैट शुड बी परपेंडिकुलर। यहां पे मैं एक एरिया वेक्टर ले लेता हूं दैट इज dA एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड या इसको फेस 1 दे देते हैं, इसको फेस 2 दे देते हैं, और इसको फेस 3 दे देते हैं। दिस इज योर फेस 3, दिस कर्व्ड सरफेस इज योर दी फेस 3, एंड दिस सरफेस is 1 and this surface is 2। अरे यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी चेंज करते हैं इसमें। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी मेरी वर्टिकली अपवर्ड। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी यहां से दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड, यहां से वर्टिकली अपवर्ड, यहां से वर्टिकली अपवर्ड। सिमिलरली फ्रॉम हियर इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड, फ्रॉम हियर इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। और एरिया वेक्टर जो है मैं यहां पे ले लेता हूं। सो दिस इज योर एरिया वेक्टर dA वेक्टर, और ये जो है, ये वाली भी जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों सिमिलर है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। इसी तरह से यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लेते हैं dA वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लेते हैं dA वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लेते हैं dA वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी। यहाँ पे एरिया वेक्टर dA वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सारा, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में रहेगा। ये dA वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड फेस 1 और फेस 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो इस फेस 1 और फेस 2 पे थीटा विल बी 90 डिग्री, और फेस 3 की अगर बात करें थीटा विल बी 0 डिग्री। तो चलते हैं, फाई 1 विल बी इक्वल टू E डॉट dA वेक्टर, E डॉट dA वेक्टर। तो E मेरा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज एट दी सरफेस, विच इज एट दी सरफेस। हम गॉस थ्योरम मेरे को ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज एट दी सरफेस, कॉज चार्ज जो है वो सारा का सारा कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वो सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो ये बन जाएगा मेरा, दिस विल बी E, इट विल बी दिस, इसको फाई 1 ले लेते हैं फॉर सरफेस फाई 1। सो इट विल बी E dA cos 90 डिग्री, and cos 90 degree is 0, so this whole term will become 0, so phi 1 will be equal to 0। Similarly अगर phi 2 की बात करें, यहाँ भी एंगल क्या है मेरा 90 डिग्री, so this will also be 0, but phi 3 की अगर बात करते हैं, this is my phi 3, यहाँ पे थीटा कितना है, that is 0 डिग्री, so it will become E dA cos 0 degree, and it will be something like this, and this will become E A, और A क्या है यहाँ पे, curved surface area of the cylinder, where area is, and area is the curved surface area of the cylinder। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दिस विल बी
E, phi will be equal to E into 2 pi r L, where A is equal to 2 pi r L, which is curved surface area of cylinder, which is the curved surface area of the cylinder. तो यहां से आप लोगों को पता लग रहा है कि फाई इसके बराबर आ गया E 2 pi r L. This is your phi net. This is your phi free. So phi free is equal to E into 2 pi r L. आगे चलते हैं, इसको मिटा दें जरा. Yes. Now to calculate the electric field, intensity at point P, मैंने कोई पॉइंट P ले लिया है. इस तरह से ये मेरा सिलेंडर था, यहां पे मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, राइट. एट पॉइंट P, at a distance small r from the line draw an imaginary cylinder of radius small r and length, say that is L, around the charged line. क्या करते हैं आप, रेडियस r ले लेते हैं और लेंथ कितनी है उसकी L, इसके अराउंड एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं और रेडियस कितना है उसका r. सो इस तरह से एक, और यहाँ पे रेडियस कितना है मेरा r and this length is L. Now the charge enclosed by the Gaussian surface is, that is Q is equal to lambda into L, where लैम्डा किसके बराबर था, Q अपॉन L. और लैम्डा क्या है मेरा, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ था, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. हमने पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पढ़ा था हमने, ठीक है, रो पढ़ा था हमने. अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करो, एक बार पिछला लेक्चर जाके देखो उसको ध्यान से, and then you will come to know about the different charge densities. Now Q is equal to what, lambda L, because यहाँ पे लिख देते हैं lambda equal to Q by L, right. एक बार इसको मिटा दें जरा यहाँ से. Then according to Gauss theorem, phi total is equal to Q inside upon epsilon naught. And what is Q?
Q is lambda into L upon epsilon naught. Q is equal to lambda into L upon epsilon naught, and then or also phi total is equal to integration of E vector dot dA vector, that is in a closed surface, that is in a closed surface. So from इसको दे देते हैं, this is your phi total, इसको दे देते हैं 2 and इसको देते हैं 3. From 2 and 3, from 2 and 3, this will be EDA integration of will be equal to lambda L. आगे चलते हैं. E integration of dA is equal to lambda L upon epsilon naught. Integration of dA will be, यहाँ पे हो जाएगा EA is equal to lambda L upon epsilon naught, where A is curved area of cylinder and this will be equal to 2 pi r L is equal to lambda L upon epsilon naught. So यहाँ से मेरे पास E की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये मेरा यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से मेरे को पता लग रहा है लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये सारा भी कांस्टेंट. So E is proportional to or inversely proportional to R. E is inversely proportional to R. So sorry, यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएंगे. So यहाँ ये हो जाएगा lambda upon 2 pi epsilon naught R. So E is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. और अगर हम इन दोनों के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R, वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में E ले लेते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आ जाता है. सो यहाँ तक के लिए आपका एक्सप्रेशन डन हो गया. इसको अच्छी तरह से नोट करो, रिवाइज करो और इस वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन. हरी अप. फिर आगे चलते हैं. इसको मिटा देता हूँ मैं जल्दी से. नेक्स्ट एक्सप्रेशन में चलते हैं, विच वॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. पहले हमने क्या करा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. अब मेरे पास क्या आ गई, प्लेन शीट ऑफ चार्ज आ गई. इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी. ये मेरे पास एक प्लेन शीट है एंड दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज चार्ज्ड. इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सिलेंड्रिकल. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए एक्स है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, दैट इज ऑल्सो एक्स. उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से जा रहा है,
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे मैं डीए वेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं डीए वेक्टर ले लेता हूँ एक। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं एक डीए वेक्टर लेता हूँ वो कुछ इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस टाइम दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो 3। दिस पॉइंट इज 3। नोट डाउन दिस। फिर आगे चलें, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। Yes, now I have consider infinite plane, infinite sheet A with uniform surface charge density। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी सिग्मा। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। यस, दिस विल बी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना अच्छे से। उसके बाद चलते हैं अकॉर्डिंग टू the charge enclosed by Gaussian surface Q is equal to sigma A, because सिग्मा किसके बराबर होता है? Q अपॉन A। ये किया हुआ है हमने। and then according to Gauss law, phi net equal to Q inside upon epsilon naught। Q की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। Q is equal to sigma A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर 1 दे दें, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, राइट। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर फाई नेट, दिस इज योर फाई नेट, ऑलराइट। अब टोटल फ्लक्स सरफेस के ऊपर इस तरह से मेरा, और यहाँ पे मेरी क्या है? प्लेन शीट। यहाँ पे मेरी क्या है? प्लेन शीट। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये सरफेस 3। तो फाई नेट विल बी इक्वल टू, इस केस में फाई नेट विल बी इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 0। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑल्सो 0। यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 90। तो cos 90 will be 0, that means ये phi 1 plus phi 2 plus 0, so this will be EDA plus EDA, so this will become something like this। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। हाँ जी, EDA will be equal to EA plus EA। This is your phi net। This will be 2EA। जो अपने पास पहले जो रिजल्ट आया है फाई नेट का, जो फाई नेट का रिजल्ट आया है दैट इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नंबर 2 दे देते हैं और इसको नंबर देते हैं 3। From 2 and 3
दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक नोट करो। और ए क्या है मेरा? व्हाट इज योर ए? ए इज द एरिया। यहां से ए और ए कैंसिल हो जाएगा। देन यू आर गेटिंग 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, and then E will be equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the required result. Note it down. E vector is equal to sigma upon epsilon 2 epsilon naught. इसको अच्छी तरह से कर लो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।